Hello students, welcome to the Study World Schools YouTube channel. I'm शेख तिवारी। फिर से हम लोग आगे बढ़ते हैं और चैप्टर नंबर 2 फेडरलिज्म का सेकंड टॉपिक और सेकंड लेक्चर मैं प्रोवाइड करने चल रहा हूं आपको। लास्ट डे हम लोगों ने फेडरलिज्म होता क्या है, ठीक है, और इनके साथ साथ फेडरलिज्म के साथ साथ हम लोगों ने दो और कॉन्सेप्ट्स को, मतलब इसके साथ साथ हम लोगों ने कंपैरिजन भी पढ़ा था। यू हैव आल्सो टू कीप इट इन माइंड, ठीक है। वो क्या था कि फेडरलिज्म वर्सेस यूनिटरी। ओके, तो हम लोगों ने फेडरलिज्म के साथ साथ जो है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में भी पढ़ा था, ठीक है। दोनों के क्या फीचर्स होते हैं, दोनों के एग्जांपल्स अगर हम बताएं तो एक का फेडरलिज्म का एक बेस्ट एग्जांपल वो यूएसए है और यूनिटरी का एक बेस्ट एग्जांपल यूके इंग्लैंड है, ठीक है। इस तरह से हम इसको जान सकते हैं। आगे हम लोगों ने इसको पढ़ने के बाद अब हम आगे बढ़ने चल रहे थे और अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस लेसन इस चैप्टर का विच आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू, एंड दिस इज़ द टॉपिक, दिस इज़ द फीचर्स ऑफ की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। एग्जाम्स में कई बार इसको पूछा गया है कि व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। ओके, सो वी हैव टू कीप इट इन माइंड। और ये कुल मिला के 7 हैं फीचर्स जो हमें यहाँ पे स्टडी करने हैं, ठीक है। सो वन बाय वन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू, keep it in your consciousness. Let's see. The very first one is there are 2 or more level of tiers of government, ठीक है। सो देयर आर 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स। जो एक फेडरलिज्म होता है उसमें 2 या 2 से ज़्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स होती हैं। गवर्नमेंट्स के जो हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम 2 या 2 से ज़्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स होती हैं। पहला हो गया फीचर। सेकंड फीचर, डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन। ओके, different tiers of governments govern the same citizen but each tier has its own jurisdiction in a specific matter of legislation, taxation and administration. Okay, अलग अलग जो पार्ट ऑफ गवर्नमेंट्स होते हैं, जो लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स होते हैं, ये सब ऐसा नहीं है कि कंट्री में इनके लिए अलग अलग पॉपुलेशन दे दी जाती है बांट करके कि स्टेट गवर्नमेंट इनको रूल करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट इनको नहीं। दोनों लोग, दोनों ही लेवल या 3 लेवल हैं, 4 लेवल हैं, जितने भी लेवल ऑफ गवर्नमेंट होते हैं वो सेम सिटीजन्स को गवर्न करते हैं। मतलब एक ही तरह के लोगों को जो है गवर्न करते हैं, एक ही सिटीजन को गवर्न करते हैं वो लोग। लेकिन अंतर केवल इतना होता है कि सबके अपने ज्यूरिस्डिक्शंस अलग होते हैं। ज्यूरिस्डिक्शंस का मतलब होता है जिसको हम कहते हैं लीगल राइट्स। सबके अपने लीगल राइट्स अलग अलग होते हैं, ज्यूरिस्डिक्शन कहते हैं उनको। एक बार शॉर्ट में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि व्हाट इज़ ज्यूरिस्डिक्शन। सो ज्यूरिस्डिक्शन मतलब होता है न्यायिक अधिकार या न्याय अधिकार क्षेत्र। एरिया ओवर विच समवन हैज़ अ लीगल अथॉरिटी, एक ऐसा क्षेत्र जहाँ किसी के पास लीगल अथॉरिटी होती हो किसी चीज़ को लेकर के, काम करने को लेकर के। द एरिया मे बी डिफाइंड in terms of geographical boundaries or in terms of certain kinds of subjects, ठीक है। तो उनके बेसिस पे हमें उस एरिया को कुछ अपने स्पेशल उनके सब्जेक्ट्स हों या ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज उनके लिए हों, ठीक है। तो इसके बेसिस पे हम उसको ज्यूरिस्डिक्शन कहते हैं। सो ज्यूरिस्डिक्शन के बेसिस पे उनके अपने अलग अलग अधिकार होते हैं, लेकिन सब लोग एक ही लोगों को गवर्न करते हैं ना। उसमें ज्यूरिस्डिक्शन में जो है लेजिस्लेशन का मामला हो सकता है, कानून व्यवस्था के, टैक्सेशन के मामले हो सकते हैं, टैक्स पे करने के मामले हो सकते हैं, और इसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन के इश्यूज़ भी उसमें हो सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन कि उनके अपने अपने प्रशासन के क्षेत्र भी अलग अलग हो सकते हैं। सो दीज ऑल आर द जुरिस्डिक्शन विच वेरीज फ्रॉम वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट टू द अनदर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। ओके, मूविंग फर्दर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तीसरा। जो तीसरा है उसमें क्या होता है कि jurisdictions of the respective levels or tiers of the governments are specified in the constitution. Okay,
जो जुरिस्डिक्शंस होते हैं, ऐसा नहीं होता कि जुरिस्डिक्शन जो है वो आपस में तालमेल से बनाए जाते हैं या हमने कह दिया कितना होगा उन्होंने कह दिया इतना होगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जुरिस्डिक्शंस जो होते हैं वो हर रिस्पेक्टिव लेवल के या टायर्स के सरकार के जो होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाइड होते हैं, उनका डिस्क्रिप्शन कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी दिया हुआ होता है। सो द एग्जिस्टेंस एंड अथॉरिटी ऑफ ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड। इसलिए जो एग्जिस्टेंस और अथॉरिटी होती है हर टायर ऑफ गवर्नमेंट की वो कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड होता है। ठीक है, मतलब उसका संवैधानिक गारंटी मिली होती है, उनकी अपनी एग्जिस्टेंस की भी और उनकी अथॉरिटी कितनी होगी उसको भी एक मान्यता, एक एफिलिएशन, एक गारंटी जो है वो हमारे संविधान से मिला हुआ होता है। दिस इज़ द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। द फोर्थ वन इज़ fundamental provisions of the constitution cannot be unilaterally changed, okay, by one level of government. Such changes require the consent of both the level of government. और जो फंडामेंटल प्रोविजंस हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन में जो दिए गए हैं, कोई भी प्रोविजंस जो किसी को गवर्न करने या रूल करने को लेकर के हैं, वो प्रोविजंस जो होते हैं कैन नॉट बी यूनिलेटरली चेंज्ड ना, उनको किसी एक के द्वारा चेंज भी नहीं किया जा सकता। ठीक है, वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट के द्वारा उसको चेंज भी नहीं किया सकता कि अगर एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट अपने प्रॉफिट से चाहे तो वो उसको चेंज कर दे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इस तरह के चेंजेस के लिए दोनों ही लेवल या जितने भी लेवल ऑफ गवर्नमेंट होते हैं उनकी सहमति, उनकी कंसेंट की आवश्यकता होती है, तभी जाकर के कोई भी अमेंडमेंट पॉसिबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कोर्ट हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। कोर्ट के पास क्या होता है, पावर होता है इंटरप्रेट करने का। ठीक है, संविधान की जो क्लॉज हैं, जो कानून हैं, लेजिस्लेशन है, उसको इंटरप्रेट करने का, उसको एक्सप्लेन करने का पावर जो होता है अलग अलग लेवल के लिए वो कोर्ट्स के पास होते हैं। मतलब कोर्ट इंटरप्रेटर कहलाते हैं संविधान के। अगर किसी बात को लेकर कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी विषय या हिस्से को लेकर के अगर बोथ लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स के बीच में कोई विवाद होता है ना, या कोई दूसरे को ऊपर ऑक्यूपाई करने का या ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा होता है, तो उसको सही मायने में एक्सप्लेन करने का काम किसका होता है, कोर्ट का होता है। So the highest court acts as an umpire. Disputes arise between different level of governments in the exercise of their respective powers. अक्सर क्या होता है कि जब दो रिस्पेक्टिव लेवल ऑफ गवर्नमेंट या जो दो ऐसे लोग हैं अगर आपस में अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनकी शक्तियों में कहीं ना कहीं तो जो है आमना सामना होता है, डिस्प्यूट हो ही जाता है। तो उन डिस्प्यूट्स को जो है, ठीक है, उन डिस्प्यूट्स के बीच में जो हमारी कोर्ट्स होती हैं वो अंपायर्स की भूमिका में होती हैं, वो अंपायर्स का रोल प्ले करते हैं और दोनों के बीच में इन तरह के विवादों को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। क्लियर? तो इस तरह से गवर्नमेंट की एक्सरसाइजिंग में अलग अलग लेवल के जो डिस्प्यूट्स क्रिएट होते हैं उनको भी देखने का काम, उनको अंपायर की भूमिका में उनको सही डायरेक्शन देने का और सॉल्व करने का काम जो है वो कोर्ट्स का होता है फेडरल सिस्टम में। ठीक है, फिर अगला जो सोर्स है, अगला जो फीचर है वो ये है कि सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल। हर लेवल पे, अब जैसे हर चीज़ अलग अलग है हर लेवल पे, तो जो रेवेन्यू के सोर्सेस हैं हर लेवल ऑफ गवर्नमेंट के लिए वो क्लियरली स्पेसिफाइड होता है। ठीक है, इंश्योर इट्स फिनेंशियल ऑटोनॉमी, मतलब कि हम केवल पॉलिटिकल, जब हम फेडरल सिस्टम की बात करते हैं तो हम अपर से लोअर लेवल पे केवल पॉलिटिकल ऑटोनॉमी की बात नहीं करते हैं कि पॉलिटिकली केवल आपको अधिकार मिला होगा, ऐसा नहीं है। आपको रेवेन्यू का भी अधिकार होता है, अपनी फिनेंशियल ऑटोनॉमी पाने का भी अधिकार स्टेट्स को होता है सेंट्रल के बराबर ही। तो इसलिए जो है रेवेन्यू अलग अलग लेवल पे कौन से टैक्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट वसूलेगा, कौन से टैक्सेस स्टेट गवर्नमेंट अपनी आमदनी के लिए वसूलेगा, इन सब को भी जो है स्पेसिफिकली इंश्योर किया जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, ये फेडरल सिस्टम में क्या होता है कि रेवेन्यू या फिर फाइनेंशियल ऑटोनॉमी भी प्रोवाइड की जाती है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। आगे बढ़ते हैं और सातवां चेक करते हैं, जो सेवेंथ फीचर होता है इसका, फेडरल सिस्टम दस हैज़ ड्यूअल ऑब्जेक्टिव। इसलिए फेडरल सिस्टम का क्या होता है,
ड्यूअल ऑब्जेक्टिव होता है, दोहरे इसके उद्देश्य होते हैं ना। इन सब से ये मालूम पड़ता है कि इसके अपने दोहरे उद्देश्य होते हैं। वो क्या होते हैं? टू सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री। पहली चीज़ तो ये कि देश को सेफगार्ड करना, सुरक्षित करना और देश में एकता को बढ़ावा देना, ठीक है। वाइल एट द सेम टाइम एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी, और इसके साथ साथ, ठीक है, क्षेत्रीय ना, इसके साथ साथ जो है क्षेत्रीय विभिन्नता को बनाए रखना, रीजनल डाइवर्सिटी को भी बनाए रखना, ये उद्देश्य होता है फेडरल गवर्नमेंट का, ठीक है। ड्यूअल ऑब्जेक्टिव यही हैं। एक और तो एक और तो क्या होता है कि देश को सुरक्षित करना और उसके अपने सुरक्षित करना और उसके साथ साथ यूनिटी ऑफ द कंट्री को जो है इंश्योर करना, और दूसरी ओर जो है यूनिटी इंश्योर करने के साथ साथ जो रीजनल डाइवर्सिटीज़ हैं उनको भी रिस्पेक्ट करना, ये ऑब्जेक्टिव होते हैं। देयरफॉर टू एस्पेक्ट्स आर क्रूशल फॉर द इंस्टीट्यूशन एंड प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म। इसलिए दो ऐसे जो हैं एस्पेक्ट्स हैं, पहल हैं, या इस तरह के आयाम हैं, डायमेंशंस हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं इंस्टीट्यूशंस एंड प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म के प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूशन के लिए वो क्या होते हैं? गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स शुड एग्री टू सम रूल्स ऑफ पावर शेयरिंग, कि अलग अलग लेवल पर जो सरकारें होती हैं दे शुड एग्री टू शेयर सम पावर्स ना, इनके बीच में कुछ लेवल पे इन्हें आपस में शक्तियों को शेयर करते रहना चाहिए या उसके लिए सहमत होना चाहिए। दे शुड ऑल्सो ट्रस्ट ईच दैट ईच वुड अबाइड बाई इट्स पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट, और इन्हें जो है इस तरह का ट्रस्ट या विश्वास भी विकसित करना चाहिए जिससे कि हर कोई अपने द्वारा माने गए एग्रीमेंट को, अपने जो एग्रीमेंट को मानने के लिए जो बाध्य हैं उसके लिए लोग बाध्य बने रहें, एग्रीमेंट को मानने के लिए कि जो एग्रीमेंट हुआ है उससे बाहर न तो स्टेट गवर्नमेंट जाए न तो सेंट्रल गवर्नमेंट जाए। ओके, सो एन आइडियल फेडरल सिस्टम हैज़ बोथ एस्पेक्ट्स। इसलिए एक आइडियल फेडरल सिस्टम के दोनों एस्पेक्ट्स होते हैं। म्यूचुअल ट्रस्ट, एक और तो जहाँ पे पारस्परिक विश्वास बनाया जाता है, और दूसरी ओर एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर, और दूसरी ओर एक एग्रीमेंट भी क्रिएट किया जाता है एक साथ रहने का, ठीक है, टू लिव टुगेदर ना, एक साथ रहने का एग्रीमेंट भी होता है और म्यूचुअल ट्रस्ट भी क्रिएट किया जाता है। तो ये इस तरह से जो है ना एक म्यूचुअल पारस्परिक विश्वास भी बनाया जाता है और एक साथ में रहने का समझौता भी होता है। तो ये फेडरलिज्म में पाया जाता है, ठीक है। सो द एग्जैक्ट बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन, तो जो एग्जैक्ट बैलेंस होता है पावर का बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट वेरीज फ्रॉम वन फेडरेशन टू अनदर। तो जो एग्जैक्ट बैलेंस होता है पावर का सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, वो अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न होता है एक फेडरेशन से दूसरे की ओर। दिस बैलेंस डिपेंड्स ना, ऐसा नहीं सारे दुनिया के सारे फेडरेशन एक जैसे ही होते हैं, ऐसा नहीं है, उनमें भी वैराइटीज़ होती हैं। जो बैलेंस होता है डिपेंड्स मेनली ऑन द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट इन विच द फेडरेशन वाज फॉर्म्ड। लेकिन जो इनका संतुलन होता है फेडरेशंस का, वो डिपेंड करता है उनके ऐतिहासिक संदर्भ के, उनके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट पे, कि किस तरह की परिस्थितियों में वो फेडरेशन बना है उस देश में, उस वहाँ पे कितनी मात्रा में लिबरल है, कितनी मात्रा में संतुलन है पावर का, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, मतलब उसकी हिस्ट्री में झांकने में मालूम पड़ता है। सो देयर आर टू काइंड्स ऑफ रूट्स थ्रू विच फेडरेशन हैव बीन फॉर्म्ड ना, जैसा मैंने आपको कल लेक्चर में बताया था कि दो तरह के फेडरेशंस जो हैं फॉर्म होते हैं, ठीक है। जो फेडरेशंस हैं वो दो तरह के फॉर्म होते हैं, ठीक है, दो तरह के रूट होते हैं जिसके तहत फेडरेशन फॉर्म होता है। फर्स्ट रूट इन्वॉल्व्स इंडिपेंडेंट स्टेट। पहला जो रूट है, पहला जो तरीका है, उसमें इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो होते हैं कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म अ बिगर यूनिट ना, वो क्या करते हैं कि इंडिपेंडेंट स्टेट्स एक साथ आते हैं टू फॉर्म देयर ओन स्टेट, अपना स्टेट बनाने के लिए, एक ऐसा बड़ा स्टेट बनाने के लिए ना, एक बिगर फॉर्म में बनाने के लिए वो सब एक साथ आते हैं, स्वतंत्र राष्ट्र, ठीक है, या स्वतंत्र राज्य जो हैं। सो दैट बाय पूलिंग, जिससे कि पूलिंग करने से सॉवर्निटी एंड रिटेनिटी आइडेंटिटी जिससे कि सॉवर्निटी और इसके अलावा जो है
एंड रिटेनिंग आइडेंटिटी दे कैन इंक्रीज देयर सिक्योरिटी, जिससे कि अपनी संप्रभुता को बनाए रखने के साथ साथ जो अपनी आइडेंटिटी है उसको रिटेन किया जा सके, और इसके साथ साथ सिक्योरिटी जो है उस दोनों सबके बीच में वो बनाए रखे जा सके या बढ़ाई जा सके ना। तो इस तरह की जो फेडरेशन होती है उसको कहते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन। ठीक है, सो क्या बोलते हैं, कमिंग टुगेदर फेडरेशन कहते हैं, जहाँ पे इस इंडिपेंडेंट स्टेट्स, ठीक है, अपनी सुरक्षा को बढ़ाए रखने के लिए एक साथ आते हैं। ठीक है, एक साथ जो है जमा होते हैं। इसके अलावा जो है ठीक है, अपनी सॉवरनिटी को पूल करते हैं, मिलाते हैं, ब्रीच करते हैं, रिटेन आइडेंटिटी और लेकिन अपनी पहचान को बनाए रखते हैं। तो ये होता है कमिंग टुगेदर फेडरेशन। ठीक है, इंक्लूड यूएसए, स्विट्ज़रलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, जिसके एग्जांपल स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए है। ठीक है, इसके एग्जांपल हैं। इन द फर्स्ट कैटेगरी द फेडरेशन, ओके, अगर फर्स्ट कैटेगरी में देखा जाए तो ये फेडरेशन होता है। ठीक है, ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स यूजुअली हैव इक्वल पावर, इन जो भी जुड़े हुए राज्य होते हैं इनके सबके इक्वल पावर्स होते हैं। आर स्ट्रॉन्ग वाइस विस विथ फेडरल गवर्नमेंट, और ये एक फेडरल गवर्नमेंट में उतने स्ट्रॉन्ग जितने सेंट्रल गवर्नमेंट होता है उतने स्ट्रॉन्ग ये भी होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कमिंग टुगेदर फेडरेशन। दूसरा फेडरेशन देखते हैं हम लोग। द सेकेंड रूट इज़ वेयर अ लार्ज कंट्री डिसाइड्स टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स। यहाँ क्या होता है, जहाँ एक बड़ा देश ना वो सोचता है कि वो अपने पावर्स को अलग अलग अपने राज्यों में बांट दे। ठीक है, उसको डिवाइड करने के बारे में सोचता है, डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स एंड द नेशनल गवर्नमेंट, और नेशनल गवर्नमेंट्स के बीच में वो पावर को शेयर करने के बारे में सोचता है। सो इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम आर एग्जाम्पल ऑफ द काइंड। आपने बेल्जियम में देखा कि कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने पावर को स्टेट गवर्नमेंट और लोकल लेवल पे कम्युनिटी गवर्नमेंट को भी बांट दिया। तो ये जो है जहाँ पे एक गवर्नमेंट अपनी पावर को स्प्लिट करके कई क्षेत्रों में बांट देती है रीजनल लेवल पे, तो उस तरह की जो फेडरेशन है उसको होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन कहते हैं। ठीक है, ये सेकंड टाइप का फेडरेशन है। इंडिया, स्पेन और बेल्जियम इसके एग्जाम्पल हैं। सो इन दिस सेकंड कैटेगरी द सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड्स टू बी मोर पावरफुल। इस तरह के जो गवर्नमेंट होती है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल होती है स्टेट के कंपेयरिंग में। दे वेरी ऑफन डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द फेडरेशन हैव अनइक्वल पावर्स, और इसके साथ साथ जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनके अपने थोड़े अलग अलग पावर होते हैं, वो वेरीड होते हैं अपने अपने पावर्स में। ठीक है, सम यूनिट्स आर ग्रांटेड स्पेशल पावर्स, कुछ यूनिट्स को स्पेशल पावर्स भी ग्रांट होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ व्हाट द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में हम फिर से मिलेंगे। होप आपको ये समझ में आया होगा। टिल देन बाय बाय।